हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। ये क्वेश्चंस फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। आगे के प्रश्न क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, इससे रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, फ्रांसीसी क्रांति के मोड़ों में से एक डैश को वर्साय की ओर महिला मार्च रहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 से 6 अक्टूबर 1789। 5 से 6 अक्टूबर 1789 के दिन महिलाएं पेरिस से वर्साय जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 5 अक्टूबर 1789 को पेरिस में हजारों स्त्रियों की भीड़ एकत्र हो गई और वे हमें रोटी दो के नारे के साथ वर्साय पहुंची। उनके साथ सैकड़ों अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित हो गए। वर्साय पहुंचकर नर नारियों के समूह ने राजप्रासाद को घेर लिया और 6 अक्टूबर को सुबह भीड़ एक फाटक से राजमहल में घुस गई तथा राजा एवं राजपरिवार को पेरिस ले जाने की मांग करने लगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्थापित करता है कि 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी महिलाओं ने क्रांति तथा अपने जीवन में बदलाव अनुभव किया। ए है, फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। बी है, सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। सी है, तलाक को गैर कानूनी बना दिया गया। और डी है, महिलाएं अब व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए, बी और डी सही है। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और पुरुष एवं महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। 14 सितंबर 1791 को ओलंप दे गूज ने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र को लिखा था, जिसमें उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया था, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। अगला प्रश्न है, 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओलंपे डी गोजेस। अगला प्रश्न है, फ्रांस में 1791 में निम्नलिखित में से किसने महिलाओं के अधिकारों की घोषणा को लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओलंप दे गॉज। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में किसने बंधन से मुक्ति के विचार को एक आंदोलन में पुनर्परिभाषित करके संप्रभु राष्ट्र राज्य को पुनः किया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपनिवेशी लोगों ने। फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में उपनिवेशी लोगों ने बंधन से मुक्ति के विचार को एक आंदोलन के संदर्भ में परिभाषित किया और एक संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना की। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। सन 1794 ईस्वी में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया तथा अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, 1804 में नेपोलियन के उत्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य परिस्थिति थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनीतिक अस्थिरता। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता, आतंक का राज्य से उत्पन्न राजनीतिक शून्यता नेपोलियन जैसे निरंकुश शासक के उत्कर्ष का कारण बना। राजनीतिक अस्थिरता की पृष्ठभूमि में 1804 ईस्वी में नेपोलियन गणतंत्र का अंत कर फ्रांस का शासक बना। 1815 में वह वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। नेपोलियन स्वयं को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। अगला प्रश्न है, 1815 में नेपोलियन को डैश में पराजित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाटरलू के युद्ध में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ ऐतिहासिक घटनाएं और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण तिथियां दी हुई हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। इसका सही सुमेलन इस प्रकार है, स्टेट्स जनरल का आह्वान का 5 मई 1789 होगा। फ्रांस का गणराज्य बनना का 21 सितंबर 1792 होगा और वाटरलू में नेपोलियन की हार का 18 जून 1815 होगा। अगला प्रश्न है, दोनों कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है, फ्रांस में 1787 टू 1789 के दौरान यात्रा करने वाला अंग्रेज आर्थर यंग ने एक यात्रा वृत्तांत लिखा। कथन बी है, क्रांति के बाद के फ्रांस को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन बी गलत है। ब्रिटेन के निवासी आर्थर यंग ने 1787 से 1789 के दौरान 3 बार फ्रांस की यात्रा की। इन्होंने 1787 में पहली बार फ्रांस की यात्रा की। आगे चलकर 1792 ईस्वी में 2 खंडों में इनकी यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन फ्रांस प्रकाशित हुई। यह एक प्राथमिक स्रोत है। इनकी यह यात्रा वृत्तांत क्रांति के बाद के फ्रांस को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अपने इस यात्रा वृत्तांत में वह फ्रांसीसी ग्रामीण इलाकों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों का बारीकी से अवलोकन किया है। अगला प्रश्न है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति का उत्तराधिकारी किसे माना गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नेपोलियन बोनापार्ट। कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति का उत्तराधिकारी नेपोलियन बोनापार्ट को माना गया है। नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में कार्सिका द्वीप में हुआ था। इसके पिता एक साधारण वकील थे, फिर भी नेपोलियन की शिक्षा की। उन्होंने उचित व्यवस्था की। नेपोलियन सैनिक स्कूल में भर्ती हुआ क्योंकि उसमें एक कुशल सैनिक के सारे गुण विद्यमान थे। फ्रांस में लुई 14वें के शासनकाल में निरंकुशता अपनी पराकाष्ठा पर फैल गई थी। इन्हीं सब कारणों से लुई 16वें के शासनकाल में क्रांति फैल गई और नेपोलियन ने इस क्रांति का फायदा उठाया। उसने सम्राट की सत्ता को उखाड़ फेंका और स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया और फ्रांस की सत्ता में आमूल-चूल परिवर्तन किया। अगला प्रश्न है, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्सिका।
अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति ने नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त किया और भार तथा मापन की एक समान व्यवस्था लागू की। ये तीनों सही है। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय पर जोर दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। उन्होंने पुराने झंडे के स्थान पर नवीन राष्ट्रीय झंडा तिरंगा चुना एवं नेशनल असेंबली के नाम में परिवर्तन कर स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया तथा उसका चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जाने लगा। फ्रांस में एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा मापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित करते हुए फ्रेंच को राष्ट्र की भाषा घोषित किया गया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद दुनिया को फ्रांसीसी विरासत के रूप में प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान की भावना को बढ़ावा देने के लिए किया। पहला है केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण, दूसरा है नेशनल असेंबली के नाम में परिवर्तन, तीसरा है क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहन। सही कूट का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद दुनिया को फ्रांसीसी रिक्त है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। आगे के प्रश्न रूसी क्रांति से संबंधित है। पहला प्रश्न है, किस साम्राज्य को यूरोप के पुलिसकर्मी के रूप में भी जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूसी साम्राज्य। रूसी साम्राज्य को यूरोप के पुलिसकर्मी के रूप में भी जाना जाता था। फ्रांस में चार्ल्स दसम के निष्कासन और पोलैंड के नवंबर के विद्रोह में रूस के शासक निकोलस प्रथम की विदेश नीति की क्रांतिकारी विचारधारा को स्थापित किया गया। निकोलस प्रथम यूरोप का एक वास्तविक पुलिसकर्मी बनना चाहता था और सितंबर 1833 में मोन्टेग्रेट्स में वह मेटरनिच के साथ पुनः जुड़ गया। कॉन्स्टेंटिनोपल में बीमार मैन में उनकी विशाल रुचि यूरोप के विरुद्ध भड़काने के कारण समाप्त हुई। अगला प्रश्न है, फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, क्यों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। समाजवादी नेता लियो ब्लूम फ्रांस के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले यहूदी थे। उन्होंने स्पेनिश गृह युद्ध के समय गैर हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। उनकी योजनाओं के कारण फ्रांसीसी व्यापारी, रूढ़िवादी नेता आदि नाराज हो गए थे। फ्रांस की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण सीनेट में बहुमत प्राप्त रेडिकल सोशलिस्ट नेताओं ने ब्लूम को आपातकालीन डिक्री शक्तियां देने से मना कर दिया। इस प्रकार देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति एवं रेडिकल सोशलिस्ट नेता सोते पथ के षड्यंत्रों के कारण लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अगला प्रश्न है, स्पेन ने यूरोप में सामाजिक परिवर्तन के दौरान डैश का पक्ष लिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैथोलिक चर्च का।
यूरोप में सामाजिक परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था और उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। अतः स्पेन ने यूरोप में सामाजिक परिवर्तन के दौरान कैथोलिक चर्च का पक्ष लिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से मार्क्स के विचारों के बारे में क्या सही है? ए है, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व था और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। बी है, जब तक निजी पूंजीपति इस मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। सी है, मजदूरों को एक अत्यंत रेडिकल समाज का निर्माण करना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर निजी तौर पर नियंत्रण हो। डी है, कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ए, बी और डी सही है। कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। मजदूरों को अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। इनका मानना था कि मजदूरों को एक अत्यंत रेडिकल समाज का निर्माण करना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व होगा। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। अगला प्रश्न है, किन व्यावसायिक वर्ग ने अपने हितों के लिए अहस्तक्षेप के सिद्धांत को महानता के साथ प्रोत्साहित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूंजीपति वर्ग ने। पूंजीपति व्यावसायिक वर्ग ने अपने हितों के लिए अहस्तक्षेप के सिद्धांत को महानता के साथ प्रोत्साहित किया था। हस्तक्षेप के सिद्धांत की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के दौरान हुई थी। फ्रांसीसी उद्योगपतियों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए फ्रांसीसी सरकार की स्वैच्छिक सहायता के जवाब में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। इसका अर्थ था आर्थिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप न करना। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल, जिसे कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में भी जाना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स जर्मन समाजवादी दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के जनक और वैज्ञानिक समाज के प्रणेता थे। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। इनका जन्म 5 मई 1818 को प्रशा के एक यहूदी परिवार में हुआ था। अपने जीवन के अंतिम समय में वे इंग्लैंड चले गए और यहीं पर आमरण स्थायी हो गए। 1859 ईस्वी में मार्क्स ने अपने अर्थशास्त्रीय अध्ययन के दौरान द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक में प्रकाशित किए एवं इनका शीर्षक जर्मन विचारधारा पर आधारित था। उन्होंने अपने इस योजना में परिवर्तन करके नए सिरे से लिखना आरंभ किया और उसका प्रथम भाग 1867 में दास कैपिटल शीर्षक से 4 भाग में प्रकाशित किया तथा जिसका पहला रूसी संस्करण 1870 में प्रकाशित हुआ था। इसने कारखानों में काम करने वाले मध्यम वर्ग के लिए बुजुर्गा शब्द का प्रयोग किया था। इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए, इस पर अपने विचारों को कार्ल मार्क्स ने आधारित किया था। अगला प्रश्न है, निर्वासित होने पर कार्ल मार्क्स किस देश चले गए और आमरण स्थायी हो गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल का पहला खंड रूसी में डैश में प्रकाशित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1870 में।
अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद के विचारों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्क्सवाद। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक था। पहला है व्यापारी, दूसरा है समाजवादी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो, समाजवादी। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने कारखाने में कार्य करने वाले मध्यम वर्ग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोर्जिस या बुजुर्वा। अगला प्रश्न है, डैश के विचार सामूहिक रूप से एक आलेख में प्रकाशित किए गए जिसका शीर्षक जर्मन आधारित थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्क्स। अगला प्रश्न है, इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए, इस पर अपने विचारों को किसने आधारित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है, औद्योगिक समाज के बारे में कहा जा सकता है कि एक कंजूस स्वार्थी व्यवस्था है। किस समाजवादी विचारक ने ये 1857 में कहे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट ओवन। इंग्लैंड के रॉबर्ट ओवन ने औद्योगिक समाज को एक कंजूस स्वार्थी व्यवस्था कहा था। 19वीं सदी के शुरुआत से यूरोप में सामाजिक और आर्थिक बदलाव का दौर था, जिसमें संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता था। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के इंडियाना में सहकारी समुदाय न्यू हार्मोनी बनाने के बारे में सोचा था। रॉबर्ट ओवन अपनी सहकारी पत्रिका में 1827 में समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। कुछ समाजवादियों का कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के प्रति झुकाव था, जिसमें इंग्लैंड के उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ने इंडियाना में एक नया समन्वय के नाम से एक समुदाय का गठन किया। इनका मानना था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अग्रणी अंग्रेज विनिर्माता था जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के इंडियाना में सहकारी समुदाय न्यू हार्मोनी बनाने के बारे में सोचा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट ओवन। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ओवन अपनी सहकारी पत्रिका में डैश में समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1827। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो यह मानता था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट ओवन। अगला प्रश्न है, 1848 की अराजक विद्रोही घटनाएं सुसंगत व्याख्या की मांग करते हैं, जिसको मार्क्स एवं एंजल प्रस्तुत करने के इच्छुक थे। इस उत्तेजक सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। परंतु अंततः यह आंदोलन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करके एक वर्गहीन समाज की स्थापना करने में सफल होने के लिए कटिबद्ध है। सर्वहारा वर्ग वर्तमान में कायम पूंजीपति सत्ता के प्रभुत्व को उखाड़ फेंकने के लिए अब तैयार है। सरकार निसंदेह रूप से मजदूर वर्ग की इस जोरदार बनावट का दमन करने का भरपूर प्रयास करेगी, जो कि निरपवाद रूप से इस शासक वर्ग का एक हथियार है। 1848 ईस्वी की अराजक विद्रोही घटनाएं सुसंगत व्याख्या की मांग करते हैं, जिसको मार्क्स एवं एंजल्स प्रस्तुत करने के इच्छुक थे। परंतु अंततः यह आंदोलन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करके एक वर्गहीन समाज की स्थापना करने में सफल होने में कटिबद्ध रहा। सर्वहारा वर्ग वर्तमान में कायम पूंजीपति सत्ता के प्रभुत्व को उखाड़ फेंकने के लिए अब तैयार है। सरकार निसंदेह रूप से मजदूर वर्ग की इस जोरदार बनावट
गिरावट का दमन करने का प्रयास भरपूर करेगी, जो कि निरपवाद रूप से इस शासक वर्ग का एक हथियार है। मार्क्स और एंजल्स के लिए समाज को समझने के लिए मूल प्रारंभिक बिंदु आर्थिक ढांचा है, जिसमें यह विकसित होता है। इन्होंने पुनर्जागरण काल को कला तथा अर्थव्यवस्था अर्थात सांस्कृतिक निर्माण तथा भौतिक उत्पादन के मध्य संबंधों के रूप में देखा, जिसमें आर्थिक आधार ने सांस्कृतिक वृहद संरचना को रूप प्रदान किया। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का सामान बनाना होगा, जिसमें भारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। कार्ल मार्क्स ने इसे अतिवादी समाजवाद नाम दिया। 1864 में कार्ल मार्क्स ने पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष एसोसिएशन का गठन किया था। अगला प्रश्न है, मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी शोषण से खुद को मुक्त करने के लिए श्रमिकों को एक डैश समाज का निर्माण करना होगा, जहां सारी संपत्ति पर सामाजिक नियंत्रण था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अतिवादी समाजवादी। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष एसोसिएशन का गठन डैश द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, मार्क्स और एंजल्स के लिए समाज को समझने के लिए मूल प्रारंभिक बिंदु डैश हैं, जिसमें यह विकसित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्थिक ढांचा। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने पुनर्जागरण काल को कला तथा अर्थव्यवस्था अर्थात सांस्कृतिक निर्माण तथा भौतिक उत्पादन के मध्य संबंधों के रूप में देखा। कारण है, यह संकेत देता है कि आर्थिक आधार ने सांस्कृतिक वृहद संरचना को रूप प्रदान किया। उपरोक्त वक्तव्यों के संदर्भ में से नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, किंतु आर एक ही सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, किसने इस प्रसिद्ध उद्देश्य को प्रतिपादित किया? समाजवादी क्रांति का अर्थ सब कुछ है एवं समाप्ति का कोई अर्थ नहीं है, जिसका जिक्र अक्सर उदारवादी समाजवाद में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एडवर्ड बर्नस्टीन। प्रसिद्ध विचारक एडवर्ड बर्नस्टीन ने इस प्रसिद्ध उद्देश्य को प्रतिपादित किया कि समाजवादी क्रांति का अर्थ सब कुछ है और समाप्ति का कोई अर्थ नहीं है। इस युक्ति का जिक्र अक्सर उदारवादी समाजवाद में होता है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन डैश के वास्तविक अग्रदूत थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समाजवाद के। चार्ल्स फूरियर एक फ्रांसीसी सिद्धांतकार थे, जिन्होंने फूरियरवाद के रूप में जानी जाने वाली प्रणाली की वकालत की। सेंट साइमन समाजवाद के संस्थापकों में से एक थे। चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन समाजवाद के वास्तविक अग्रदूत थे। यूटोपियन समाजवाद वह शब्द है जिसका इस्तेमाल पहले आधुनिक समाजवाद का वर्णन करने के लिए किया जाता था। स्वप्नदर्शी समाजवादियों में सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवन के विचार उल्लेखनीय है। डेविड रिकार्डो एक ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्री था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।